अब हम वर्कशीट नंबर 3 को देखते हैं। इसमें पहला सवाल था, निर्वात की वैद्युतशीलता तथा सापेक्ष वैद्युतशीलता को समझाइए। निर्वात की वैद्युतशीलता का आंकिक मान कितना होता है? तो अब हम इसको देख लेते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसको इंग्लिश में हम परमिटिविटी भी कहते हैं, हमने कूलाम के नियम का फॉर्मूला पढ़ा था। कूलाम का नियम क्या था? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल होता है। अगर Q1 बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, इसी प्रकार अगर Q2 बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। R होता है इनके बीच की दूरी। तो अगर R बढ़ती है तो फोर्स कम होता है। इस प्रकार से हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। इसके बाद जब हमने प्रोपोर्शनल हटाया था तो K आ गया था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो K था ये कांस्टेंट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यानी नियतांक। ये नियतांक था। इसका मान बताया था K इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये K का मान हो गया। ये होता है SI यूनिट में। हाँ, और इसका CGS यूनिट में K का मान हमेशा 1 होता है, इसको ध्यान रखना। और SI यूनिट में इतना होता है, तो हमको इससे मतलब है ज़्यादा, इसका यूज़ कम होता है। तो फिर हमने बताया था कि K का मान 1/4πε0 भी होता है। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, ये माध्यम पे डिपेंड करता है कि किस माध्यम में इनको रखा गया है। अगर हमने इसको निर्वात में रखा है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा। और अगर हम इन आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रख दें, मान लो पानी में रख दें, तो पानी में इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो निर्वात से थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम देख रहे थे K इज इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है। जहाँ पे ये ε0 दिया गया है, ये ε0 हमारी है निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये होता है एप्सिलॉन, और ε0 जहाँ पे लगा रहेगा तो उसका प्रयोग हमेशा या तो निर्वात के लिए होगा या फिर वायु के लिए होगा। या तो हम इसको निर्वात की वैद्युतशीलता बोलेंगे या फिर वैद्युत की विद्युतशीलता। अब निर्वात की वैद्युतशीलता और वायु की वैद्युतशीलता लगभग बराबर ही होती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेम लेके चलते हैं। अब जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स है जब आवेशों को कहाँ रखा गया है, वायु या निर्वात में रखा गया है। अब अगर हम इन आवेशों को किसी अन्य माध्यम में रख दें, मान लो जल में रख दें, किसी भी चीज़ में रख दें, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, अब हम इसको इस फोर्स को दिखाएंगे Fm से। इसका मतलब है कि इस m का मतलब है कि हमने इसको किसी मीडियम में रख दिया है, माध्यम में रख दिया है, ठीक है। और ये माध्यम इसके अलावा कोई और है, वायु या निर्वात को छोड़ के कोई और माध्यम है। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ से नॉट हटा दिया है, तो ये वाला जो एप्सिलॉन है, ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युत। अब वैद्युतशीलता कैसे अफेक्ट करती है फोर्स को? देखिए क्या रिलेशन है। अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, जैसा हमको यहाँ से दिख रहा है। परमिटिविटी का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान घटेगा। अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा तो घटेगा फोर्स, और K बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो इस तरीके से रिलेटेड है। अब हम इसका मात्रक और इसका
विमा, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये फॉर्मूला था, यही से देख लेते हैं। तो अभी हम केवल एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट भाग में है, ये गुणा होके यहाँ पे इस साइड जाएगा जब ये, तो ये गुणा होके एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भाग में है, जब हम इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। ऐसे ही ये 1 के मल्टीप्लाई में है f, तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, यहीं से बनेगा ये फार्मूला। तो हमारे पास फार्मूला बनता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई f q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब हम इसका मात्रक निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई का तो कोई मात्रक नहीं होता है, जो नंबर्स होते हैं उनका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ये चीज़ इसको तो हटा देंगे सीधे सीधे। तो 1/, ये f का मात्रक हो गया न्यूटन, q1 और q2 दोनों आवेश है तो कूलाम कूलाम, r दूरी है तो मीटर स्क्वायर। हमारे पास मात्रक बन गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये अपॉन में है। अब जब अपॉन को हम ऊपर ले आते हैं तो उनके जो घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो c स्क्वायर, n की पावर यहाँ पे +1 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, और इसकी पावर +2 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 हो जाएगी। ये परमिटिविटी का मात्रक हो जाता है c स्क्वायर, न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें, सेम फार्मूला यूज़ होगा, यही वाला एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। फार्मूला लिख लेते हैं एक और बार। एप्सिलॉन नॉट बराबर, देखिए नंबर्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ना मात्रक होगा ना डायमेंशन होगी, तो इसमें कोई भी विमीय सूत्र इसका 4 पाई का नहीं होगा। तो हम f का लिखना शुरू करते हैं। 1/, f का क्या होता है ml t -2, ये होता है f का। q का होता है 80, ठीक है। तो 2 q है तो 280 अपॉन r स्क्वायर, r यानी कि लेंथ, ठीक है, दूरी, तो r स्क्वायर की जगह l स्क्वायर, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब q का 80 क्या होता है, i इज इक्वल्स टू q अपॉन टी होता है, तो q इज इक्वल्स टू आई टी हो जाता है। i का हो गया एम्पेयर और t का हो गया कैपिटल T, टाइम का हो गया कैपिटल T। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सब चीज़ को हम पहले ऊपर ले जा लेते हैं एक बार। तो 80 तो हमारे पास 2 हैं, ठीक है, तो दोनों की पावर 2 हो जाएगी, a की पावर 2 और t की पावर 2। अब मैं इसको थोड़ा अलग करके लिखता हूँ। जब ये ऊपर जाएगा तो सबकी पावर चेंज हो जाएगी। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है, तो m ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +1 की जगह -1 हो जाएगी, l की पावर -1 हो जाएगी और t की पावर +2 हो जाएगी जब ये ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से l यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा इसकी पावर का, तो l की पावर -2 हो जाएगी। और m अकेला है, पहले हम m का लिख लेते हैं। m की पावर -1, l यहाँ पे -1 है और ये -1 है, तो l -1 गुणा l -2 ये हो गया। तो इनकी पावर जुड़ जाएगी -1 -2, तो ये कितनी हो जाएगी, l की पावर -3। इसी तरीके से t की पावर 2 + 2 4, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है। जब पावर होती है, ठीक है, a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m + n, तो ये जुड़ जाते हैं। फिर हमारे पास क्या बचा, t की पावर 4 हो गया और a की पावर 2, ये हमारे पास विमा आ गई। तो विमाओं के लिए हमको एक तो बेसिक पता होना चाहिए, जैसे लेंथ में दूरी के लिए L यूज़ होगा, फिर द्रव्यमान के लिए m यूज़ होगा, मास के लिए m यूज़ होगा, समय के लिए t यूज़ होगा, ठीक है, ये 3 चीज़ें यूज़ होंगी। इसके बाद हमने देखा धारा के लिए हमने a यूज़ किया हुआ है, अभी यहाँ पे ये यूज़ है, कोण होता है तो वहाँ पे थीटा यूज़ हो जाता है। अब कुछ मेन विमाएँ याद रखनी पड़ेंगी, जैसे यहाँ पे बल की विमा हमको याद थी, अगर नहीं भी होता तो हम फिर फॉर्मूले से निकालते, पर बल की विमा याद होनी चाहिए, कार्य की विमा याद होनी चाहिए,
तो इस तरीके से मेन छोटी छोटी विमाएँ या तो नीचे, तो आसानी से हम सूत्र निकाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है आंकिक मान क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, और k का मान हमने बताया 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो ये इधर चला जाएगा और ये सब के सब नीचे आ जाएंगे। तो क्या बचा हमारे पास, ऐसे लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ये जाएगा इक्वल के इधर। ठीक है, तो इधर से ही लिख के बता देता हूँ पहले मैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ पे गुणा में है तो ये इधर आ जाएगा भाग में। तो 1/4 इंटू पाई का मान क्या होता है 3.14 इंटू, ये तो उधर चला गया और ये इधर आ गया नीचे 9 × 10⁹। ठीक है, अब मैं इसको इधर की तरफ लिख सकता हूँ। अब चाहे इसको इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो, बराबर को आगे पीछे कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आता है 8.85 × 10⁻12। फॉर्मूला क्या था इसका, कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। तो ये क्या है, ये है वायु या निर्वात के लिए, इसका ध्यान रखना है। हमने देखा कि जो कूलाम का फोर्स है यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युत बल है, वो डिपेंड करता है माध्यम पे। जैसे ये दो आवेश है तो इनके बीच में क्या माध्यम है, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि माध्यम के अंदर भी एटम है और उनके अंदर भी एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करता है और इनके बल को कम कर सकता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो बल लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो लगेगा वायु में या फिर निर्वात में। कोई और माध्यम आ जाता है, जल आ जाता है, कांच आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो बल का मान कम होता जाता है। जो एप्सिलॉन नॉट है वो 1/, में है। ठीक है, तो जो भी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन का मान बढ़ेगा तो फोर्स का मान कम होगा, ये ध्यान रखना है। परमिटिविटी का मान बढ़ता है तो फोर्स का मान कम होगा। अगर मान लिया कि निर्वात में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है और किसी माध्यम में परमिटिविटी एप्सिलॉन है, ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, उसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान लिया कि कोई माध्यम है, मान लो जल ले लिया, ठीक है, और वायु ले लिया, तो अगर हमको इन दोनों के बीच की सापेक्ष वैद्युतशीलता निकालनी है, सापेक्ष वैद्युतशीलता, तो हम क्या करेंगे, जल की परमिटिविटी है उसको डिवाइड कर देंगे वायु से। ठीक है, तो सापेक्ष वैद्युतशीलता इसको दिखाया जाता है एप्सिलॉन आर से। तो अब हमको क्या क्या पता चल गया कि एक तो वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, एक किसी माध्यम की वैद्युतशीलता है जिसे हम केवल एप्सिलॉन से दिखा देते हैं, और एक है सापेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसका फॉर्मूला होता है माध्यम की वैद्युतशीलता अपॉन वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे कम जो वैद्युतशीलता होती है वो वायु या निर्वात की है, उसके बाद वैद्युतशीलता किसी अन्य माध्यम में बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे जो सापेक्ष वैद्युतशीलता है वो ये बताता है कि किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता वायु की वैद्युतशीलता से कितनी गुनी है। ठीक है, कितनी गुनी है। अगर किसी माध्यम की वैद्युतशीलता 1.01 है तो इसका मतलब है कि उस माध्यम की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता से इतने गुना ज़्यादा है। किसी की 85 है तो हम बोलेंगे कि इसकी निर्वात की वैद्युतशीलता से, किसी भी माध्यम की बात कर रहे हैं, इस माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो निर्वात की वैद्युतशीलता से 85 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल में। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगता है, सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है किसमें, निर्वात में। ठीक है, तो निर्वात का फोर्स सबसे ज़्यादा है अपॉन किसी माध्यम का फोर्स।
तो ये वाला कांस्टेंट, क्योंकि हमने ये, ठीक, तो ये वाला कांस्टेंट भी किसके बराबर होगा, निर्वात की वैद्युतशीलता के बराबर होगा। चलो हम कैसे कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार। मान लो किसी माध्यम में फोर्स कितना लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और निर्वात में दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है, F0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हम जरा FM अपॉन F0 करके देखते हैं कितना आएगा। सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, इसको लिख लिया FM का पूरा मान, फिर इसका मान पूरा रख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब देखो, अब इसको यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, A अपॉन B अपॉन C अपॉन D जो होता है, तो इसमें ये वाले नीचे जाते हैं और ये वाला ऊपर जाता है, ठीक है। तो हम पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये जो नीचे वाले हैं ये सब नीचे आएंगे, ये ऊपर वाला ऊपर जाएगा। तो Q1 Q2 मैं पहले ऊपर वाला लिखता हूँ, ठीक है, फिर सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर अपॉन, ठीक है, नीचे वाला नीचे आएगा Q1 Q2, पहले ये लिख लिया, अब ये भी नीचे जाएंगे यहाँ से, तो 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब ये कट गया इससे, 4 पाई कट गया, 4 पाई से R स्क्वायर कट गया इससे, ठीक है। हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, सिर्फ ये बच जाएगा। तो कितना बच गया, FM अपॉन F0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब क्योंकि हमने डिफाइन क्या कर रखा है, हमने डिफाइन कर रखा है F, ये वाला ना उल्टा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम इसको उल्टा कर देते हैं, F0 अपॉन FM बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन R। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला बनता है, ठीक। ये हो गई रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, परिभाषा। तो क्या परिभाषा बनी, सापेक्ष वैद्युतशीलता होती है वो किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु के वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है, ठीक। अच्छा, जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये जो सापेक्ष वैद्युतशीलता होती है इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत नियतांक। तो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले K पढ़ा था, तो एप्सिलॉन R या K एक ही बात होता है, ये चीज़ समझने वाला है।